हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल आप सबके। चलो भाई कंफर्म करो फटाफट से कि आवाज़ आ रही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए जी, आ जाइए फटाफट से। जल्दी से आ जाओ भाई। चलिए जी, आइए आइए आइए। आते जाओ भाई, आते जाओ, जल्दी जल्दी आते जाओ। मैं जी बहुत बढ़िया, आप सब सुनाइए। एक बार लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। एक बार लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा समय दें, एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं मैं। वो एक्चुअली आज स्क्रीन शेयरिंग के बिना ही पहले लाइव कर दी क्लास, ध्यान कहीं और था। प्रणाम जी, प्रणाम। स्क्रीन शेयरिंग मैं ऑन कर रहा हूं, 1 मिनट का समय दीजिए। आप सब सुनाइए, क्या हाल है। हम्म। स्क्रीन शेयर हो गई बच्चे, एक बार कंफर्म करिए। एक बार कंफर्म करिए, स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत तो नहीं। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा साइड से कट रहा है, उसे ठीक करता हूं। 1 मिनट रुकिए।
अब सही है, दिस इज परफेक्ट। ठीक है जी। और अगर हाँ, अब परफेक्ट है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी यात्रा। बोलो बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। आज हम पढ़ेंगे, अच्छा खासा रिवीजन करने वाले हैं वैसे आज हम, मैं आपको बता दूं। और आज हमारे रिवीजन में हम एक तो परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, दूसरा डिस्चार्ज पढ़ेंगे। एक तो परफॉर्मेंस पढ़ेंगे और दूसरा डिस्चार्ज। दो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, परफॉर्मेंस प्लस डिस्चार्ज दोनों। ठीक है, थोड़ा हाँ थोड़ा लेंदी होगा लेकिन सही है, ताकि हम सारी चीज़ें कवर अप कर पाएँ। चलो जी, अब बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस से। सर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस का मतलब है अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी को पूरा करना। मैंने आपको कार देनी है, मेरी ड्यूटी। आपने मुझे पैसे देने हैं, आपकी ड्यूटी। मैंने कार दे दी, मैंने परफॉर्मेंस दे दी। आपने कार दे दी, आपने परफॉर्म कर दिया। जब पार्टी, समझना मेरी बात ध्यान से, जब पार्टीज अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज पूरी करती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज, तो आप मानते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना तय किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। परफॉर्मेंस होती है दो तरह की, दो। मैंने अपनी कार आपको दी, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक पार्टी परफॉर्म कर रही है और दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक पार्टी परफॉर्म कर रही है और दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बच्चों, मैंने आपको कार दी और आपने कार लेने से मना कर दिया। मैंने आपको कार दी और आपने कार लेने से मना कर दिया, मतलब एक पार्टी ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, इसे बोलेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे बच्चे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर। हम इसे टेंडर के नाम से भी जानते हैं। अटेम्प्टेड का मतलब समझ रहे? जल्दी बताओ। मैंने आपको कार दिया, आपने कार ली क्या? नहीं। तो परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई क्या? नहीं, वो तो अटेम्प्टेड ही रह गई ना। इसे बोलेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर बोलते हैं। एक बात बताओ, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कार के लिए, किया था सर, और मैंने आपको कार दी सर, आपने कार लेने से मना कर दिया सर। गलती तो आपने की, वॉयलेशन तो आपने किया, ड्यूटी से तो आप पीछे हटे। अगर मैं कार देता हूं और आप लेने से मना करते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। और ध्यान रखना मेरी बात, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में पार्टी डैमेज क्लेम कर सकती है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में पार्टी जो परफॉर्म कर रही है डैमेज क्लेम कर सकती है, डैमेज क्लेम कर सकती है। अच्छा, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का पूरा होना जरूरी है। जो पार्टी अटेम्प्ट कर रही है, इट कैन क्लेम द डैमेजेस, ये डैमेज क्लेम कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का पूरा होना जरूरी है। जैसे कि हमारे बीच में ना 1000 पीस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं सिर्फ 200 पीस ही दे रहा हूं आपको, आपने मना कर दिया। आप बताइए टेंडर वैलिड होगा? क्या मैं डैमेज क्लेम कर सकता हूं? नहीं सर। जब 1000 पीस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 1000 पीस दो ना यार। 200 पीस दोगे तो अगली पार्टी जो मना करेगी ना, क्या आप उस केस में अगली पार्टी से डैमेज मांग लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपका टेंडर कंप्लीट ही नहीं है। टेंडर तभी कंप्लीट होगा जब कंप्लीट ड्यूटीज को लेकर किया गया होगा, कंप्लीट ऑब्लिगेशन को लेकर। अच्छा, और बताओ, बात हुई कि मैं आपको ना गुड्स दूंगा 25 तारीख को 5 बजे, और मैं रात में 12 बजे गुड्स लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब आपके दुकान के बाहर खड़ा हूं, गुड्स ले लो। आपने कहा भग, मैं गुड्स नहीं लूंगा, यहां से। सर आपको गुड्स देने थे, आप गुड्स लेकर पहुंचे शाम के 5 बजे की जगह रात को 12 बजे, दूसरी पार्टी ने मना कर दिया। आप मुझे बताओ, क्या टेंडर वैलिड होगा? नहीं। क्या आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं? नहीं। टेंडर वैलिड तभी होगा जब स्पेसिफाइड टाइम में दिया गया हो, मतलब 25 तारीख को ही स्पेसिफाइड आवर में। और स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड नहीं, आर स्पेसिफाइड नहीं है तो एप्रोप्रिएट टाइम बिजनेस आवर। कुछ भी नहीं बोला उसने, कहा यार 10 तारीख को गुड्स दे दियो। आप रात में 3 बजे पहुंच गए, आपने कहा 3 बज गए लेकिन डिलीवरी अभी बाकी है।
3 बज गए लेकिन डिलीवरी अभी बाकी है। उसने कहा रुक जा, रिजेक्शन भी बाकी है, रिजेक्ट कर दिया आपकी डिलीवरी। आप बताओ क्या टेंडर वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी और उसकी बात हुई थी कि आप गुड्स को डिलीवर करोगे कनॉट प्लेस में, दिल्ली में। आप खड़े हो गुड़गांव में, आपने बोला भैया गुड़गांव आ जाओ, गुड्स ले जाओ। उसने कहा गुड़गांव तो नहीं आऊंगा भाई मैं, तू देख ले। सर उस आदमी ने गुड़गांव आने से मना कर दिया क्योंकि प्लेस ऑफ डिलीवरी दिल्ली डिसाइडेड थी, आप दिल्ली नहीं गए। क्या उसकी गलती है? क्या आपकी परफॉर्मेंस वैलिड तरीके से अटेम्प्ट की गई है? नहीं। क्या आप डैमेज क्लेम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। टेंडर वैलिड तभी होगा जब कंप्लीट ऑब्लिगेशन के लिए स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड आवर में और स्पेसिफाइड प्लेस में। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिसको गुड्स दे रहे हैं उसे अपॉर्चुनिटी दोगे गुड्स को इंस्पेक्ट करने की। अगर मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, कम से कम आपको मौका तो मिलना चाहिए कि गुड्स वही है या नहीं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। आपने कहा देख लो, गुड्स नहीं चेक करोगे, खुल के तो वापस नहीं होंगे, मैं नहीं दूंगा चेक करने, तो भाई आपकी परफॉर्मेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगली पार्टी कह रही मैं लूंगा ही नहीं, मैं बिना चेक करे कैसे ले लूं? आपने कहा आप मना कर रहे हो, आप डैमेज क्लेम करना चाहते हो, नहीं कर सकते सर। डैमेज तभी क्लेम करेंगे जब पांच चीजें, टेंडर वैलिड तभी होगा 5 चीजें, एंटायर ऑब्लिगेशन, स्पेसिफाइड डे, स्पेसिफाइड आर, स्पेसिफाइड प्लेस, एंड यू हैव प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स टू द अदर पार्टी। 5 केस में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उससे पहले एक शॉर्ट मैसेज रह गया था, बता देता हूं आपको यार, शॉर्ट मैसेज बहुत जरूरी है। 1 मिनट रुक जाओ जरा। अरे भाई शॉर्ट मैसेज बहुत जरूरी है लाला जी, भूल गया मैं शॉर्ट मैसेज दिखाना। क्या कर सकते हैं, खुल भी जाओ भैया, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। बच्चे कह रहे आओ सर का व्हाट्सएप देखने को मिलेगा आज। क्या मिलेगा बच्चों? टूडू 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 टूडू, अनअकैडमी ही अनअकैडमी है। अरे कहाँ गए लाला जी? ये लो और बोलो। कह रहे हैं ये वाला दिखा देना, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अरे ओपन भी हो जाओ, क्या करके मानोगे गुरुजी? अरे भाई बच्चों की नजर ही लग गई। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? बच्चे कह रहे हैं आज सारी चैट पढ़ लेंगे आपकी। चलो कोई बात नहीं, अब जब नहीं ओपन हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो खैर, इसमें एक शॉर्ट मैसेज था, वैसे ही बता देता हूं। शॉर्ट मैसेज ये था इसमें कि 17 तारीख को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच, बिल्कुल नया, ठीक है। 17 तारीख को एकदम नया ताजा बैच स्टार्ट हो रहा है मई वाले बच्चों के लिए। 17 कौन सा? 17 हो गया आपका, महीना कौन चल रहा है? नवंबर, हाँ ठीक है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है एक्सपर्ट का। मेरा कोड लगाइए ओबरॉय 10 और भरपूर डिस्काउंट पाइए। बच्चे कह रहे हैं अब तो इंटर में ही लगाएंगे, अरे जब भी लगा दो, डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। चलो लाला जी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। चलो भाई, क्या खोल दिया मैंने? ये भी नॉन रिस्पॉन्डिंग हो गया। अरे यार, वायरस तो नहीं आ गया व्हाट्सएप से कहीं? नैना बेटा, एक बार आपको उसमें बात करनी पड़ेगी ऑफिस में, डॉकेट नंबर लीजिए, आपकी तरफ कहीं बुक फंसी होगी। अरे ये क्या हो गया? ऐसा होता तो नहीं है ये। अरे भाई चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी,
बच्चे कह रहे हैं राइटिंग सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, देखो बच्चों एक बात बताओ जल्दी से, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं 5 लोग, जल्दी से बताओ मुझे। अगर ए ने गुड्स बी को देने हैं, सुनो जल्दी से, हाँ शोर मत करो भाई, अटक क्यों रहा है। ए ने गुड्स बी को देने हैं, तो ये गुड्स कौन दे सकता है? अगर ए ने प्रॉमिस किया है, ए प्रॉमिसर है, या तो गुड्स ए खुद दे सकता है, या ए का एजेंट है, एजेंट को बोल सकता है मालिक गुड्स दे दो। ए अपने शहर से बाहर है, मैनेजर बैठा, उसको बोल देगा गुड्स दे दो। या तो ए के पास गुड्स खत्म है, तो एक और दुकानदार है उस मार्केट में एक्स को बोलेगा गुड्स दे दो। पूरी बात सुनना ध्यान से। परफॉर्म कर सकता है या तो प्रॉमिसर खुद, या उसका एजेंट, या कोई थर्ड पार्टी। और ए मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा हाँ जी, पेशेंस रखिए अभी। या तो प्रॉमिसर खुद, या एजेंट, या थर्ड पार्टी। ध्यान रखना, अगर ए ने गुड्स देने हैं तो या एक खुद परफॉर्मेंस देगा, या उसका एजेंट, या थर्ड पार्टी। और अगर ए मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सोनू निगम ने गाना गाना है कहीं कंसर्ट में जाकर, क्या वो अपने बिहाफ में अपने किसी मैनेजर को भेज सकता है, या अपने बिहाफ में टोनी कक्कड़ को भेज सकता है, टोनी भाई आज आप चले जाओ, मेरी इच्छा नहीं गाना गाने की? जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां पे सिर्फ प्रॉमिसर ही पूरा करेगा। ध्यान रखना, एजेंट और थर्ड पार्टी वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। ध्यान रखना बच्चे, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्या आप अपने मैनेजर को भेज सकते हैं? क्या नहीं? क्या आप टोनी कक्कड़ को भेज सकते हैं, जा बेटा लोग अंडे टमाटर मार रहे हैं? नहीं सर। ध्यान रखिए, जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां सिर्फ प्रॉमिसर करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनानी है किसी के लिए, पैसा एडवांस ले गया और मर गया 2 दिन के बाद, क्या उसका बेटा पेंटिंग बनाएगा? फिर क्या पता बेटा क्रिकेटर हो, कह रहा नहीं तू ही पेंटिंग बनाएगा, विरासत तेरे अंदर ही आई है, तराश अपनी विरासत को, तू ही अपने पापा का बेटा है, तू ही बनाएगा पेंटिंग। ऐसा नहीं होता बच्चे। अगर उसका पापा मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। दिमाग में एक बात छाप लेना, एजेंट हो या थर्ड पार्टी या एलआर, ये तीनों वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। जहां जहां भी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होगी ये तीनों परफॉर्म नहीं कर सकते। ध्यान रखिए। अच्छा सर एक बात बताओ, ए ने गुड्स देने थे बी को, क्या पर्सनल स्किल वाला काम है क्या? जल्दी बोलो। ए ने गुड्स देने थे बी को, क्या पर्सनल स्किल वाला काम है? नहीं। अगर ए मर गया तो क्या एलआर पूरा करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा ए ने ना एडवांस पैसे लिए थे 10 लाख रुपए, 10 लाख के गुड्स देने थे, 10 लाख के, लेकिन ए अपने बेटे के नाम सिर्फ 2 लाख की प्रॉपर्टी छोड़कर गया है, तो बेटे कितने गुड्स देगा, 10 लाख के या 2 लाख के? एक बात ध्यान रखना, आपके मरने के बाद आपका एलआर रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन एलआर की लायबिलिटी लिमिटेड है उतने अमाउंट तक जितने अमाउंट की एसेट ट्रांसफर हुई है। अगर आपके मरने के पश्चात सिर्फ 2 लाख रुपए की एसेट मिली है तो एलआर 2 लाख तक के ही गुड्स देगा, एलआर 10 लाख रुपए तक के लिए लायबल नहीं होगा। ध्यान रखिए इस बात को। आ रही है बात समझ में? ये तीनों परफॉर्म कर सकते हैं, एजेंट, थर्ड पार्टी, एलआर, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट जहां पर्सनल स्किल नहीं है, तीनों। और एलआर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कहां तक लिमिटेड जल्दी बताओ? अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट ट्रांसफर टू हिम, अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट ट्रांसफर टू हिम, जितने अमाउंट के एसेट ट्रांसफर की गई है उसको। एलआर पर्सनली लायबल नहीं होगा, यह बात दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है सर। एलआर भी वही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी भी वही कॉन्ट्रैक्ट जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, यह भी वही कॉन्ट्रैक्ट जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है सर। मतलब एक बात बताओ, अगर सोनू निगम ने गाना गाना है, चलो सोनू निगम तो बढ़िया आदमी, कोई आर्टिस्ट है, एक्स पेंटिंग बनानी है, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, और एक्स मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, एलआर पूरा नहीं करेगा। जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां प्रॉमिसर के मरते ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चे बात?
जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां प्रोमिसर के मरते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ सर। अगला है ज्वाइंट प्रोमिसर। ये बात सुनो, इसको समझना ध्यान से। ये ज्वाइंट प्रोमिसर क्या होते हैं सर, देखिए। देखिए, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने मटेरियल दिया 5 लोगों को, ये 5 इकट्ठा काम कर रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, ए बी सी डी ई। इन्होंने मटेरियल लिया 5 लाख रुपए का एक्स से और बोला जी आपको पैसे दे देंगे। ये है ज्वाइंट प्रोमिसर। ज्वाइंट प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की संख्या 1 से ज्यादा होगी आप उसे क्या बोलेंगे, ज्वाइंट प्रोमिसर। प्रॉमिस तो किया है ना 5 लाख रुपए देने का, मटेरियल लिया तो प्रॉमिस भी किया 5 लाख रुपए देंगे। एक्स पैसे किससे मांग सकता है, किसी एक से भी। अगर आप किसी एक ज्वाइंट प्रोमिसर से पैसे मांगते हैं वो आपको पैसे देगा। अगर आपने ई से पैसे मांगे ई आपको पैसे देगा। पूरे 5 लाख के 5 लाख ई से मांग सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। अगर ई से आपने 5 लाख मांगे ई आपको 5 लाख रुपए देगा, ये बात अलग है। ई बाद में लाख लाख रुपए सबसे रिकवर करेगा। जिस ज्वाइंट प्रोमिसर से सारे पैसे मांगोगे वो सारे के सारे पैसे आपको देगा, ये बात अलग है। वो रिमेनिंग पैसा आपसे क्लेम कर लेगा, मतलब ई आपको 5 लाख रुपए दे देगा, लाख रुपए इससे, लाख इससे, लाख इससे, लाख इससे क्लेम कर लेगा। अच्छा ऐसा। सर अगर रेशियो डिसाइडेड है तब, कि रेशियो बना हुआ है 3:2:1:4:5 जो भी रेशियो है, जिस रेशियो में डिसाइड हुआ है जॉइंट प्रोमिसर उसी रेशियो में लायबल होंगे। अगर आपने ई से 5 लाख मांग लिए तो ई आपको 5 लाख रुपए देगा और बाकियों से रिकवरी करेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। अगर रेशियो डिसाइडेड है तो रेशियो पे क्लेम करिए, और अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल रेशियो में क्लेम करिए। अगर रेशियो डिसाइडेड है तो रेशियो में क्लेम करिए, रेशियो नहीं है तो फिर इक्वल रेशियो में क्लेम करिए। बात आ रही है बच्चे समझ में? 3:2:1 के 4 के रेशियो में क्लेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अगर कोई भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर इंसॉल्वेंट हो गया, आप मानिए आपने पैसे मांगे, पता है किससे? आपने पैसे मांगे यहां पे ए से, ठीक है जी, ए से ई इंसॉल्वेंट हो गया, ई। क्या एक ज्वाइंट प्रोमिसर के इंसॉल्वेंट होने से बाकियों की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं ना। अगर ई इंसॉल्वेंट हो गया तो 1 लाख रुपए ई ने देना था, वो दे नहीं पाया, डेफिशिएंसी हुई 1 लाख रुपए की। पूरी बात सुनना ध्यान से, जो डेफिशिएंसी ई के कारण हुई है उसे रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर इक्वल रेशियो में बांटेंगे। मतलब 25,000 ए देगा, 25 बी, 25 सी, 25 जी। एक बात ध्यान रखना, जो भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट करेगा उसके डेफिशिएंसी को कोई भी रेशियो डिसाइड हो बटेगी इक्वल रेशियो में ही। डेफिशिएंसी हमेशा इक्वल रेशियो में बढ़ेगी, दिमाग में छाप लो ये बात। डेफिशिएंसी हमेशा इक्वल रेशियो में बढ़ेगी, एक बात ध्यान रख लो, ठीक है ना। मतलब 1 लाख चारों में बटेगा इक्वल रेशियो में, हाँ जी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट, और इसकी प्रॉपर्टी बेची आपने, बेची, कुछ प्रॉपर्टी थी इसके पास, बेची। इसकी प्रॉपर्टी को बेच के आपके पास उतना पैसा आया जो इसके शेयर का 1/5 था। क्वेश्चन आएगा भाई साहब, कितना शेयर है? 1 लाख रुपए। इसके शेयर का 1/5 मतलब कितना आ गया होगा? 1/5 ऑफ 1 लाख, 20,000 रुपये आ गया इसकी प्रॉपर्टी बेचकर। 1 लाख देना था, 20,000 रुपये आ गया, 80,000 की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी चारों बांटेंगे इक्वल रेशियो में। 20,000 रुपये ए देगा, 20 ये देगा, 20 ये देगा, 20 ये देगा, ठीक है ना। डेफिशिएंसी बढ़ती है, शेयर नहीं। शेयर तो 1 लाख का है लेकिन डेफिशिएंसी 80 की है, तो 1 लाख नहीं बटेगा इस केस में, 80 बटेगा। 80 की डेफिशिएंसी बाकी चारों बांटेंगे इक्वल रेशियो में, ध्यान रखना ये बात। 80 की डेफिशिएंसी बाकी चारों बांटेंगे इक्वल रेशियो में। बात आ रही है समझ में? पॉइंट हो रहा है क्लियर? ये है ज्वाइंट प्रोमिसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बता दिया आपको सब। ज्वाइंट प्रोमिसी ज्वाइंटली एंड सर्वली रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक से मांगोगे पैसे आपको देगा, अगर देता है तो बाकियों से क्लेम कर लेगा, ठीक है ना। अगर डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर ए मर गया
तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कौन करेगा? 4 ज्वाइंट प्रोमिसर प्लस 1 का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और 5 मर गए तो 5 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और 3 मर गए तो 3 लीगल रिप्रेजेंटेटिव, 2 ज्वाइंट प्रोमिसर। सिंपल, ठीक है। 5 के मरने पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा ना, 5 के एलआर पूरा करेंगे। और कितनी लायबिलिटी होगी अभी थोड़ी देर पहले बोली, अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट ट्रांसफर टू देम। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। ये हो गया ज्वाइंट प्रोमिसर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की। ठीक है जी बच्चा बॉडी, बढ़िया है। मतलब आप ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट को आज का ये सेशन और अगले सेशन में खत्म कर दिया जाएगा। आज हम परफॉर्मेंस थोड़ा, हाँ परफॉर्मेंस और पढ़ेंगे डिस्चार्ज, और अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रीच और कंटिंजेंट क्वासी, वो खत्म हो जाएगा अगले सेशन में, अगले संडे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो फारिग हो गया 2 लेक्चर में। सेल का रिवीजन पहले करवा दिया, सारी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। बचेगा क्या? बचेगा कंपनीज, एलएलपी और पार्टनरशिप। 2 को कर लेंगे स्पेशल में, 1 को कर लेंगे यूट्यूब में। ठीक है, और फिर एग्जाम से पहले मैराथन तो होगी ही। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल आशीष मुझे मिला फेस टू फेस, आजकल बच्चे फेस टू फेस मिल ही जाते हैं। चलिए जी, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस सुनो भाई। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस देखो, सुनना, टाइम और प्लेस। टाइम का मतलब पता है क्या? यहां पे डे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। डे, आपसे बोला गया आप गुड्स डिलीवर करेंगे 25 जुलाई को शाम को 5 बजे, तो गुड्स की डिलीवरी 5 बजे ही होगी 25 जुलाई को। ठीक है, 5 बजे ही होगी 25 जुलाई को। अगर टाइम स्पेसिफाइड है, आर भी स्पेसिफाइड है, मैं फिर कह रहा हूं टाइम का मतलब है डे, टाइम स्पेसिफाइड है, आर भी स्पेसिफाइड है, 25 जुलाई 5 बजे, तो 5 बजे 25 जुलाई को ही परफॉर्म करोगे। अगर सर 25 जुलाई डिसाइडेड है लेकिन आर स्पेसिफाइड नहीं है, आर आप 3 बजे पहुंच गए, 3 बज गए लेकिन परफॉर्मेंस अभी बाकी है, बेकार है सर, बेकार। अगर आर स्पेसिफाइड नहीं है, रीजनेबल आपने परफॉर्मेंस दीजिए बिजनेस आवर्स में, समझ रहे हो? 25 जुलाई तो बता दिया, 5 बजे बताया तो 5 बजे, और 5 बजे नहीं बताया तो बिजनेस आवर्स में कभी भी। और अगर यही नहीं बताया कि परफॉर्म कब करना है, तो फिर कब परफॉर्म करोगे जरा बताओ? यही नहीं बोला कि परफॉर्म करना है कब, आप पहुंच रहे हो 3 महीने बाद, भैया वो गुड्स को ऑर्डर दिया था आपने तो ये ले लो। आपने कहा बेटा जिस गुड्स चाहिए थे ना वो 6 बार खरीद के 6 बार बेच भी चुका हूं, अपना काम कर, चल निकल। अगर आपने टाइम नहीं बताया तो फिर रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म करेंगे, रीजनेबल टाइम के अंदर। ठीक है ना? ठीक है सर। और प्लेस के बारे में बताइए। अब जैसे मुझे गुड्स खरीदने हैं आयुष से, मैंने कहा आयुष भाई मेरे घर पर डिलीवर कर देना, तो घर पर डिलीवर करोगे, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस मेरा घर। और अगर कुछ नहीं बताया तो रीजनेबल प्लेस कुछ नहीं होती, ध्यान रखना। आयुष मुझसे पूछेगा कि सर गुड्स कहाँ डिलीवर करने बताइए, प्रोमिसर विल आस्क द प्रोमिसी टू डिसाइड द प्लेस, टू फिक्स द प्लेस, स्पेसिफाइड प्लेस, अदरवाइज प्रोमिसर विल आस्क द प्रोमिसी टू फिक्स द प्लेस। ठीक है जी, ये भी हो गया डन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से निपटते हुए चलेंगे। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में आ जाओ, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में। ठीक है जी, देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सुनना ध्यान से। ए एक शॉपकीपर है और बी सप्लायर है। बी ने इसको कई बार गुड्स दिए हैं उधार में, कई बार गुड्स दिए हैं उधार में, कई बार। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं
उन्नीस में गुड्स दिए, 1 जन को 12,000, 2 फेब को दिए हैं 27,000 के, 3 मार्च को दिए हैं 42,000 के, फिर 3 मार्च को दिए हैं 14,000 के, 4 अप्रैल को दिए हैं 45,000 के, 5 मई को दिए 39,000 के। देख पा रहे हो बच्चों ये गुड्स? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। पहली बात देखिए, ये सारे टाइम पे आपने गुड्स दिए हैं, ठीक है, सारे टाइम पे आपने गुड्स दिए हैं, ठीक है, सारे टाइम पे शॉपकीपर ने आपसे गुड्स लिए। पहला पॉइंट, शॉपकीपर आपको 42,000 रुपए दे रहा है, 42,000, कहता है मार्च वाली उधारी खत्म कर लेना। कौन सी उधारी खत्म कर लेना बच्चे? मार्च वाली उधारी खत्म कर लेना, मार्च वाली, जो मार्च की उधारी है वो खत्म कर लीजिए आप, मार्च की उधारी। सर अगर जो पार्टी आपको पैसे दे रही है, अगर आपको वो बता रही है कि कौन सी उधारी खत्म करनी है, तो पैसे को उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे पार्टी ने बताया है। अगर पार्टी आपको कह रही है कि सर आप वहां पे मार्च वाली उधारी खत्म करिए, तो मार्च वाली उधारी खत्म करेंगे। वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टी पेइंग। अगर आपसे बोला गया 42,000 रुपए देकर कि आप ये उधारी खत्म करिए, तो ये उधारी खत्म करेंगे आप। लेकिन सर दूसरी पार्टी ने ना आपको, दुकानदार ने आपको, अपने सप्लायर को 45,000 दिए और कुछ नहीं बोला, बोला ये रख लो, रख लो। तो सप्लायर कोई भी उधारी खत्म कर सकता है, एनी डेट। वो पैसा कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है टुवर्ड्स एनी डेट, एनी डेट, किसी भी उधारी को खत्म कर सकता है, किसी भी उधारी को, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड डेट। कोई 2015 की उधारी आज 2021 में क्या हो जाएगी? टाइम बार्ड डेट 3 साल के बाद इसे भी खत्म कर सकता है। ये कहता है जी 45,000 दिए, मैं 45,000 से मैं, सुनना, 45,000 से मैं जैसा आपका दिल करे वैसा खत्म करो, ठीक है। कह रहा है एक तो ये खत्म करूंगा या एक मार्च वाली खत्म करूंगा, खत्म कर दो। या कहता है अप्रैल वाली खत्म करूंगा, अप्रैल वाली खत्म कर दो। जैसा आपको ठीक लगे वो उधारी खत्म करिए। अगर पार्टी ने बोला होता कि मार्च की उधारी खत्म करनी है तो मार्च की करो, अगर पार्टी ने कुछ नहीं बोला तो जो उधारी आप खत्म करना चाहें वो खत्म करिए। यहां की खत्म करनी है अप्रैल की, ये खत्म कर दो। मार्च और टाइम बाद डेट खत्म करनी है, ये खत्म कर दो। और तीसरा, 70,000 रुपए आपको दिए, ना उसने कुछ बोला ना आपने कुछ किया। उसने बोला भैया 70,000 रुपए रख लो, आपने भी रख लिए, बस लिख लिया 70,000 खत्म, 70,000 मिले, कभी तो हिसाब बनेगा। सेकंड वाले में क्या था? उसने कुछ नहीं बोला, आपने अपने हिसाब से खत्म कर दी उधारी। तीसरे वाले में क्या है? ना उसने कुछ बोला ना आपने कुछ किया। तो जब हिसाब बनेगा ना, सबसे पुरानी उधारी सबसे पहले खत्म होगी, इंक्लूडिंग टाइम बर्थ डेट। ये 70,000 पता है कहां काम आएगा? सबसे पहले ये यहां खत्म आएगा, यहां बचेगा 67, फिर खत्म होगी 12, बचेगा 55, फिर खत्म होगी ये 27, बचेगी 28, फिर खत्म होगा 42। समझ रहे हो बात को? एप्रोप्रिएशन होगा इन ऑर्डर ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जब मतलब पार्टी पे करने वाले ने कुछ नहीं बताया और आपने कुछ नहीं किया और डेट को खत्म करिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, सबसे पुरानी उधारी सबसे पहले खत्म होगी। और एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई उधारी 3 मार्च की है, एक और उधारी 14,000 रुपए की, आपके पास 28,000 रुपए बचे हैं और सेम डे की 2 उधारी है, कैसे खत्म करेंगे? ये खत्म करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। सेम डे की उधारी को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खत्म करिए। प्रोपोर्शन बनेगा 3:1 का, 3:1 का, मतलब ये बन जाएगा, ये जो 28,000 रुपए है इसे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटिए। ये हो गया आपका 21,000 रुपए, यहां लग जाएगा एप्रोप्रिएशन, और 7,000 यहां लग जाएगा। मतलब ये वाली उधारी बचेगी कितनी? ये बचेगी भाई 21 माइनस कर दिया, 42 में से कितना बचा? 42 में से 21 माइनस किया, 21 बचा। 14 में से 7 माइनस किया, 7 बचा। ये पूरा बच गया, ये पूरा बच गया, ये 45 पूरा बच गया, ये 39 पूरा बच गया। ठीक है ना? ध्यान रखना, अगर पार्टी ने तरीका बताया है तो उस तरीके से ही उधारी खत्म करिए, इन द स्पेसिफाइड मैनर।
अगर पार्टी ने तरीका नहीं बताया तो कोई भी लॉफुल डेट खत्म करिए, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड डेट। और अगर उसने कुछ नहीं बताया, आपने कुछ नहीं किया, तो डेट खत्म होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट विल बी ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, अगर सेम डे की डेट हुई तब, सेम डे की डेट हुई तब। ठीक है जी, ये हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये बड़े बड़े कंसेप्ट है सारे। परफॉर्मेंस अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आज हो सकता है परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज और भी कुछ खत्म हो जाए, स्पीड में अपन चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बताइए सर, ये क्या होता है? सुनिए, ये ए है, इसने वादा किया बी को कि मैं आपको कार बेचूंगा। ठीक है, बी ने कहा ठीक है जी मैं पैसे दूंगा। आपको पता है सर, दोनों पार्टी ने प्रॉमिस किया है। ए का प्रॉमिस है कार देने का, ए का प्रॉमिस है कार देने का, और बी का प्रॉमिस है पैसे देने का। ए के प्रॉमिस के लिए ए को मानेंगे प्रॉमिसर, कार देने वाले प्रॉमिस के लिए, और बी को मानेंगे प्रॉमिसी। और जो बी ने वादा किया है पेमेंट देने का, उस प्रॉमिस के लिए बी को मानेंगे प्रॉमिसर और ए को मानेंगे प्रॉमिसी। जो आपने वादा किया उसके लिए आप प्रॉमिसर हैं और दूसरी पार्टी प्रॉमिसी। जो दूसरी पार्टी ने वादा किया पैसे देने का, उसके लिए आप प्रॉमिसर है, दूसरी पार्टी प्रॉमिसी। वो कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे, जो आप वादा कर रहे हैं प्रॉमिसर आप, प्रॉमिसी दूसरी पार्टी, जो दूसरी पार्टी वादा कर रही है वो प्रॉमिसर और आप प्रॉमिसी। जहां पे दोनों पार्टी एक दूसरे को वादा करते हैं उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कहीं ना कहीं आपका प्रॉमिस कार देने का उसके लिए कंसीडरेशन है, और उसका प्रॉमिस पैसे देने का आपके लिए कंसीडरेशन है। जहां पे एक दूसरी पार्टी के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए एज अ कंसीडरेशन काम करेंगे, मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसीडरेशन, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसीडरेशन, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं वो कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक पार्टी प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी। अपने वाले प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर, दूसरी पार्टी वाले प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसी। अपने वाले प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर, दूसरी पार्टी वाले प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसी। ये होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जहां पे दो प्रॉमिसेस आप करेंगे एक दूसरे के बदले में, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एक पार्टी प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी। अपने प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर, दूसरे पार्टी के प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसी। जहां पे दोनों पार्टी के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन काम करेंगे उसे बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में? ये हो गई रेसिप्रोकल प्रॉमिस की मीनिंग। ठीक है ना? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। बच्चों ऐसा होता है, बहुत शुरुआत में आपने पढ़ा होगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, वहां एक ही प्रॉमिस होता है यूनि में, और ये होते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कभी एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है आपने? याद करिए उसमें क्या लिखा होता है। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये सेट ऑफ प्रोमिसेस है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो यूनि के अंदर ही बनेगा, वो प्रॉमिस है, ये सेट ऑफ प्रोमिसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरे भाई बहुत ही गर्म पानी है ये तो। हो बदला लेंगी आज आंटी मुझसे। कह रही है भैया का मुंह जला दो आज, कोई दिक्कत नहीं है। इतने आराम से मैं चाय भी नहीं पीता हूं, चाय पीता नहीं हूं। जितना संभल संभल के आज पानी पीना पड़ रहा है। सही बात। सर जी जल अर्पण कर लीजिए, जल ही अर्पण कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिमाग गर्म हो गया भाई, गर्म पानी पी के। थोड़ा एसी चला देता हूं, बहुत ही गर्मी चल रही है आजकल। मुझे पता नहीं भयानक गर्मी लग रही है पिछले 2-3 दिनों से।
एग्जाम की टेंशन हो गई है, एग्जाम आपका, टेंशन हमारी। सही बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 4 तरह के गर्म पानी पिया आज मैंने, सुपर हॉट, हॉट, लेस देन हॉट एंड सम हाउ हॉट। चलिए जी शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस 3 तरह के होते हैं, सुने शांतिपूर्वक सुनिए बच्चा वाड़ी, खेला हो जाएगा अदरवाइज। ये है ए, अरे भाई आ जाना यार, तू भी बहुत इतरा रहा है। ए ठीक है। इसने कहा, सुन तो लो, इसने कहा मैं तुझे मटेरियल दूंगा, तू मेरा घर बना। उसने कहा ठीक है मैं घर बनाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है, मैं घर बनाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। मान गया घर बनाने के लिए, हाँ हाँ मान गया। मैं तुझे मटेरियल दूंगा, तू घर बनाएगा। सर ए का प्रॉमिस है मटेरियल देने का, ए को मानेंगे इसके लिए प्रॉमिसर। सुनो बच्चे ध्यान से, ए को मानेंगे प्रॉमिसर, ये माना जाएगा प्रॉमिसी। बी ने जो वादा किया है घर बनाने के लिए, अच्छा उल्टी कहानी चल रही है, ओ हो 1 मिनट बच्चों माफ करो। बी ने वादा किया है घर बनाने का, ठीक है ठीक है। बी को मानेंगे इसके लिए प्रॉमिसर कि तू, मैं तेरे को मटेरियल दे रहा हूं, तू मेरा घर बना दे। ठीक है भाई, बी ने वादा किया है मैं मटेरियल दूंगा और तू घर बना, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। ए कहता है ठीक है मैं घर बनाऊंगा तेरा, कोई दिक्कत नहीं है। ए को मानेंगे प्रॉमिसर और इसको मानेंगे प्रॉमिसी, ठीक है। मटेरियल देने के लिए प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी, ठीक है। घर बनाने का वादा किया, ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी। घर बनाने का वादा किया, ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी, ठीक है सर ठीक है। क्या चल रहा है ये, 1 मिनट रुको जरा। पूरी खिचड़ी पकी हुई है भाई साहब, पूरी खिचड़ी। अब ठीक है, चलिए ठीक है। ए देगा मटेरियल, आप बनाएंगे घर, ठीक है अब सही है। 1 मिनट रुको, थोड़ा क्लैरिटी कर देता हूं, 1 मिनट। अब सही है, अब ठीक है। चलिए जल्दी बताओ बच्चों, ए ने देना है मटेरियल बी को, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। बी बनाएगा घर, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। दोनों पार्टी प्रॉमिस कर रहे हैं आपस में, दोनों के द्वारा किए गए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसका इसको वादा करना कि मैं मटेरियल दूंगा, प्रॉमिस नंबर 1, इसके लिए ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी। बी का वादा करना कि मैं घर बनाऊंगा, प्रॉमिस नंबर 2, इसके लिए ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी। अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, कहीं ना कहीं बी का जो प्रॉमिस है, बी का प्रॉमिस है घर बनाने का, वो ए के प्रॉमिस पे निर्भर कर रहा है। अगर आप मटेरियल दोगे तभी तो घर बनेगा। अगर आपने मटेरियल दिए ही नहीं तो घर बनेगा कहां से, किसका घर बना दूं भाई, लेबर को लगवा दो वहां पे ईंट के तौर पे। अगर आपने मटेरियल दिया ही नहीं तो घर कैसे बनाऊंगा। कहीं ना कहीं बी का प्रॉमिस घर बनाने का ए के मटेरियल वाले प्रॉमिस पे निर्भर करता है। जहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक पार्टी का रेसिप्रोकल प्रॉमिस दूसरी पार्टी के रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे डिपेंड करेगा, उस रेसिप्रोकल प्रॉमिस को आप बोलोगे डिपेंडेंट एंड कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्या बोलेंगे बच्चे, डिपेंडेंट एंड कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एक बात मुझे बताओ, अगर ए ने मटेरियल दिया तभी बी घर बनाएगा, और ए ने मटेरियल नहीं दिया तो बी घर नहीं बनाएगा ना। जिस पार्टी को पहले परफॉर्म करना है, पहले अगर वो परफॉर्म करेगा तभी तो दूसरी पार्टी परफॉर्म करेगी।
जिस पार्टी को पहले परफॉर्म करना है, अगर उसे परफॉर्म ही नहीं किया उसने, क्या आपको अपना पार्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इसने मटेरियल नहीं दिया, क्या आपको घर बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इसने मटेरियल नहीं दिया, आपने घर नहीं बनाया, क्या बी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए? ये तूने घर क्यों नहीं बनाया? भाई तू मटेरियल नहीं देगा तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? ये होता है डिपेंडेंट एंड कंडीशनल रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर मटेरियल दोगे तब तो बी घर बनाएगा, अगर मटेरियल नहीं दोगे, अगर मटेरियल नहीं दोगे तो भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। बी इज नॉट बाउंड, बी इज नॉट बाउंड। और आप बी को ये नहीं कह सकते कि आपने मेरा घर नहीं बनाया तो आप डैमेजेस देंगे। किस बात के डैमेजेस, किस बात की उसकी लायबिलिटी? आपने मटेरियल दिया ही नहीं, वो लायबल थोड़ी होगा। ठीक है, ये है डिपेंडेंट रेसिप्रोकल। अब सुनो दूसरा वाला, दूसरा सुनना, ये देखना ध्यान से। ए कहता है यार मुझे ना अपना घर बनवाना है, आप ना घर का कंस्ट्रक्शन, बी से कहता है आप स्टार्ट कर देना 10 जुलाई को। बी कहता है ठीक है शुरू कर दूंगा 10 जुलाई को, कोई दिक्कत नहीं है। ए कहता है मैं ना आपको 1 जुलाई को पेमेंट दूंगा 2 लाख रुपए घर को बनाने के लिए, 1 जुलाई को 2 लाख रुपए दे दूंगा। अगर 1 जुलाई को नहीं दे पाया तो 25 जुलाई को 5 लाख रुपए सीधे करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। वैसे तो मैं 1 जुलाई को पेमेंट कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया तो 25 जुलाई को 5 लाख रुपए निश्चित है, पक्के हैं मिल जाएंगे। बस आप एक बात ध्यान रखिए, 10 तारीख को घर जरूर बनाना शुरू कर देना, 10 तारीख को घर को बनाना जरूर शुरू कर देना, इतना ध्यान रखना आप। उसने कहा ठीक है भाई इतना कह रहे हो आप तो ध्यान रखेंगे। बी ने एक वादा किया 10 तारीख को घर बनाना शुरू कर देगा। ए ने एक वादा किया कि वो पेमेंट देगा 1 जुलाई को, जो नहीं दे पाया तो 25 जुलाई को। एक बात बताइए, क्या बी का प्रॉमिस डिपेंडेंट है क्या? अगर ए ने पेमेंट नहीं भी दी 1 जुलाई को तो बी तो घर बनाएगा ना यार। ए ने पेमेंट नहीं भी दी तो बी तो घर बनाएगा ना 10 तारीख से। जब एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे की परफॉर्मेंस पे निर्भर नहीं करता, दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता, दूसरी पार्टी परफॉर्म करे या ना करे, आपको तो अपना पार्ट परफॉर्म करना है। आपको दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस का वेट नहीं करना। दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं भी करती तो आप तो अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। भले ही ए ने पेमेंट नहीं दी 1 जुलाई को, आपको तो घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा 10 जुलाई को। ये इंडिपेंडेंट है, यहां पे आप दूसरी पार्टी का इंतजार नहीं करते। दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं भी करती तब भी आपको अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ए भले ही पेमेंट नहीं करेगा 1 जुलाई को, तब भी आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा 10 जुलाई को। ये है इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। इससे पहले पढ़ा था कंडीशनल डिपेंडेंट। तीसरा ध्यान रखिए, तीसरा जब दोनों पार्टी एक साथ एक समय पे परफॉर्मेंस देंगी। मैंने आपको कार दी, आपने पैसे दे दिए, हाथ के हाथ चाबी दी, हाथ के हाथ पैसे। यहां कोई पहले कोई बाद में ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों पार्टी साथ में परफॉर्मेंस देते हैं, साथ में। ठीक है ना, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट। यहां पे पार्टी परफॉर्म करती है साइमल्टेनियसली एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, साइमल्टेनियसली। आपने दी कार, वो देगा पैसे। ठीक है, 3 तरह के हैं, एक है कंडीशनल और डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट और तीसरा है म्यूचुअल एंड कंकरेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बात आ रही है बच्चा बाड़ी समझ में? तो हमने खैर काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इसमें एक आधी टॉपिक बाकी है। ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर बाकी सब तो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्या बाकी है सर बताइए? परफॉर्मेंस के अंदर हमने हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, टाइम एंड प्लेस, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जॉइंट प्रोमिसर, सब डिस्कस कर लिया। 2 चीजें बाकी है, मोटा मोटी बात करिए। एक है टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है सर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 2 मिनट लगेगा, बता देता हूं।
जहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वहां कहते हैं टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन टाइम इज द वाइटल एलिमेंट। अच्छा सर कब होगा ऐसा, जरा बताओ 1 मिनट। 3 केस में, 3 केस में आप मानेंगे टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 3 केस में। सर 3 केस कौन कौन से, जरा बताइए। बता देता हूं भाई, जल्दी बताओ। पहला है फर्स्ट, जब पार्टी खुद ही बोले आपको, खुद ही, कि भाई साहब टाइम में परफॉर्मेंस देना वरना मेरे किसी काम की नहीं। व्हेन पार्टी हैज स्पेसिफाइड सो। दूसरा बताओ जरा, दूसरा, जब आपके परफॉर्मेंस टाइम में नहीं देने के कारण दूसरी पार्टी को लॉस हो जाएगा, लॉस। अगर आप टाइम में परफॉर्म नहीं करते तो दूसरी पार्टी को लॉस हो सकता है, वहां पे आप मानेंगे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। when delay by one party can cause loss to another, और तीसरा क्या है, जब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसा होगा। अब यार एक बात बताओ, शादी है अनस की, शेरवानी सिलवाने के लिए गया, कह रहा है भैया 28 की शादी है मेरी, कितना ही बोला उसने, ये नहीं बोला शेरवानी कब देनी है, तो एम्प्लाइड है ना कि 28 को शेरवानी पहनेगा। आप पहुंचे 30 तारीख को शेरवानी लेके, भैया शेरवानी ले लो, कह रहा सिर में डाल दो, मेरे एक काम करो, या भी पहन, कराता हूँ फिर डीजे में डांस शेरवानी पहन के। बच्चों एम्प्लाइड है कि अगर अपनी शादी के लिए शेरवानी पहन रहा है तो शादी के लिए नहीं पहन, शादी के लिए शेरवानी बना रहा है, शादी के लिए नहीं पहनेगा ना भैया। 25 को ना भैया बर्थडे है, केक बना दो बढ़िया वाला, तो एम्प्लॉयड है ना कि 25 को ही लेगा, अगले दिन 26 को पहुंचा रहे हो, आ जा पूरा केक उसी को खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसे बोलते हैं व्हेन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज सो, व्हेन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज सो। अच्छा एक बात बताओ, डिलेड परफॉर्मेंस में होगा क्या, डिलेड परफॉर्मेंस का होगा क्या, जहां टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंपॉर्टेंट रोल सुनना, अगर टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपने परफॉर्मेंस टाइम में नहीं दी तो बच्चे परफॉर्मेंस होगी वॉइडेबल, परफॉर्मेंस होगी वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब दूसरी पार्टी चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकती है, और दूसरी पार्टी चाहे तो इसे कंटिन्यू भी कर सकती है। कैन कंटिन्यू और कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और अकॉर्डिंगली अपने डैमेज क्लेम कर लेगी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, मैंने करवा दिया, लिखा नहीं था, 2-3 मिनट लगा, हमने इसे कर लिया। ठीक है, जब रिकैप करें सारे ही कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और है इसी के साथ, तो परफॉर्मेंस खत्म है इसके बाद। बढ़ जा भाई, क्या करके मानेगा। जब से व्हाट्सएप खोला है ना तब से ये ज़्यादा ही परफॉर्म कर रहा है, ओवर परफॉर्मेंस दे रहा है। इसको बंद करता हूँ, रुको 1 मिनट, बंद, चल बंद हो जा, तू भी बंद हो जा, चल चल रे, निकल गए दोनों, निकल तो गए लगता है, ठीक है। और तू भी बंद हो जा, क्रोम कहीं का। अरे वो मैं बताता हूँ हुआ क्या, हैक नहीं हो रहा है, हुआ क्या, वो एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग हमारी 2 तरह से चलती है, 2 तरीके से। एक चलती है इंटरनेट से, एक चलती है उससे लैन केबल से, ठीक है। तो आज मैंने क्या किया कि पहले लाइव ऑन कर दिया, स्क्रीन शेयर ही नहीं की, तो बाद में फिर अब इंटरनेट से चल रही है। इंटरनेट में कभी कभी लैग आता है, स्क्रीन शेयरिंग में, लैन में नहीं आता। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बच्चा बाड़ी, आगे बढ़े। चलो जी, ख़त्म है कहानी कुल मिला के इनकी, और परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, माननी ही पड़ेगी, दरिया में नहीं फेंक दूंगा हर्षा इसको। चलो बस खत्म है। एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखिए, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का। बताओ सर बताओ, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। अरे लैपटॉप को बोल रहा हूं। बच्चे कह रहे हमें दरिया में फेंकोगे, वो भी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, फेंक सकते हैं दिसंबर के बाद। ऐसे मत बोलो सर। देखो जल्दी जल्दी बताओ, बेनिफिट को रीस्टोर कब करते हैं? सर बेनिफिट को एक तो रीस्टोर करते हैं, याद करें बच्चे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर एग्रीव पार्टी डैमेज क्लेम करेगी तो एग्रीव पार्टी बेनिफिट को भी रीस्टोर करेगी। याद आ रहा है, एग्रीव पार्टी मस्ट रीस्टोर द बेनिफिट। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो बेनिफिट मिला है वो वापस तो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो वॉइडेबल तो कई बार पढ़ा है आपने, एक बात बताओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ये भी सुन लो भाई, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी कार आपको बेचूंगा। कार बढ़िया थी, बढ़िया चल रही थी, आप एडवांस देकर चले गए 50,000 रुपये। अगले ही दिन कार का एक्सीडेंट हो गया, कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई, खड़ी थी, पेड़ गिर गया उसके ऊपर, पेड़ पनौती कहीं के। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले तो ठीक था, बाद में वॉइड हो गया, तो जो 50,000 रुपये एडवांस लिया वापस तो करना पड़ेगा ना। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ही नहीं तो किस बात का एडवांस? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जहां कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो पार्टी मस्ट रीस्टोर द बेनिफिट। पार्टी मस्ट रीस्टोर द बेनिफिट। पार्टी मस्ट रीस्टोर द बेनिफिट। और तीसरा होगा, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था जब मैंने आपको रिकैप कराया था, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। किसी को याद है एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड क्या होता है? आप मेरे पास आए मेरी साइकिल खरीदने के लिए, एक साइकिल खड़ी थी मेरे पास अंदर, हमने एग्रीमेंट कर लिया, आप 20,000 रुपये, 20 नहीं 2,000 रुपये एडवांस देकर चले गए। ठीक, मैंने कब आओगे? आपने कहा कल आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में अपने लड़के को मैंने भेजा, मैंने कहा साइकिल निकाल ला अंदर यार, गैराज से बेचनी है। जब वो लड़का अंदर गया तो देखा उसके पैडल नहीं है, टायर भी ख़त्म हो चुके हैं दोनों, हैंडल अलग निकल चुका है, हाँ शीशा नीचे गिरा हुआ है और कैरियर साइड में पड़ा हुआ है। मैंने कहा है क्या? कह रहा है बॉडी है बस ट्रायंगल। मैंने कहा क्या लगता है कब से खराब होगी? कह रहा है सर याद है आपको? हाँ। मैं क्या याद है? एक बार हाथी घुस गया था हमारे घर में 4 महीने पहले, लगता है उसी ने तोड़ दी होगी। मैंने कहा 4 महीने पहले टूटी पड़ी? बोले हाँ। बच्चों वो साइकिल 4 महीने पहले टूट चुकी थी, लेकिन हमें पता नहीं था, अनजाने में हमने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो एग्रीमेंट तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, याद करो, वॉइड ऑफ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन पता तो बाद में चला। सुबह तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 बजे, लेकिन दोपहर को 3 बजे पता चला कि एग्रीमेंट तो वॉइड है। ये वॉइड एग्रीमेंट था तो स्टार्टिंग से वॉइड, लेकिन पता बाद में चला। इसे बोलते हैं डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। बहुत सारे प्रोविजन लगते हैं इस एग्जाम्पल में। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बनेगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी मिस्टेक में है, दोनों को लग रहा है कि साइकिल ठीक है, जबकि एक्चुअल में साइकिल खराब है। बायलैटरल मिस्टेक, फिजिकल पॉसिबिलिटी को लेकर भी और सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस को लेकर भी। इस एग्जाम्पल से 5 पॉइंट कवर कर सकते हैं आप, 5। हर पॉइंट यही कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड होगा स्टार्टिंग से ही, लेकिन इसे कहते हैं एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। और डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में जो बेनिफिट आपको मिला है वो रिस्टोर तो करना पड़ेगा। चलो जी, इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना कौन सा बच्चे परफॉर्मेंस। बधाई हो आपको, लड्डू पेड़े खाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ढेरों बधाइयाँ। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज। ओहो बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति उम्दा, वाओ सर वाओ। डिस्चार्ज स्टार्ट में खत्म है बेटा, क्या बात करो, एक ही चार्ट में खत्म। हाँ खत्म है 100, अरे 100% डिस्चार्ज इसी में खत्म है, 100%। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
चलो भाई, बोलो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? बोलो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सही बात। सर आपकी राइटिंग कुछ ठीक ठाक ही लग रही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी ये चार्ट बनाए हैं नोटबुक में। और सुनाओ, मजे आ रहे हैं? जीवन के पूरे आ रहे हैं सर। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आजकल की आवारागर्दी? सर हम वर्चुअल आवारागर्दी करते हैं, इस क्लास से उस क्लास में पहुंचते हैं, उस क्लास से इस क्लास में पहुंचते हैं। यही काम बचा है जीवन में। अब आपकी मुंडी दिख रही है बस। मेरे ये वाले चार्ट 2-3 पेज में है, कोई बात नहीं। चलो भाई लाला जी, शुरू की जाए यात्रा। देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज आज लग रहा है सर सभी निपटा दोगे। निपटा देंगे आज, क्या कहते हो बच्चों? आज निपटा दे कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन। ठीक है, देखिए डिस्चार्ज, ये फेस टू फेस के नोट्स हैं, फेस टू फेस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वापस लग रहा है, बुलावा आ रहा है फेस टू फेस का। चलो जी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा? परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस से, हाँ हाँ। मैंने आपको कार देनी थी, कार दी। सुनो, मैंने आपको कार देनी थी, कार दी, आपने कार ले ली, बात खत्म हो गई। जिस लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो काम पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जीवन भर थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे बच्चों, क्या जीवन भर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा? नहीं। अनअकैडमी ने अपना सिलेबस आपका निपटा दिया, आपका 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 खत्म कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने कार आपको देनी थी, आपने कार लेने से मना कर दिया, तो क्या जबरदस्ती कार दूंगा? कार लेगा नहीं लेगा? भाई कार लोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कार नहीं लोगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट तब भी खत्म। ये बात अलग है, पहले में डैमेज क्लेम नहीं कर सकता मैं, दूसरे में क्लेम करूंगा डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट दोनों सूरतों में ही खत्म होगा। समझ में आ रही है बच्चे बात? परफॉर्मेंस के तहत एक्चुअल और अटेम्प्टेड, ध्यान रखिए, एक्चुअल और अटेम्प्टेड दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में आपने परफॉर्म करना चाहा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरे में दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है सर, ये तो सिंपल है। मेन कहानी है म्यूचुअल एग्रीमेंट में, यहां मेन कहानी है, ये समझना ध्यान से। रंग बिरंगे नोट्स देखो, सुनो। बहुत बढ़िया बच्चों, पता है इनोवेशन में क्या होता है? इनोवेशन में जहां पार्टीज एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, तो नए कॉन्ट्रैक्ट के आने से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा सर, जरा बताना बच्चे। नया कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा कि ए ने बी को, बी ने सी को, ये समझना ध्यान से, ए ने बी को गुड्स दिए उधार में, बी ने सी को गुड्स दिए उधार में, ये सब दे रहे हैं उधार में। ठीक है, बी कहता है सी से, यार आप मुझे पैसे दोगे, सुनना, मुझे पैसे दोगे, इससे बढ़िया ए को पैसे दे दो, ए को पैसे दे दो। पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था ए और बी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना था बी और सी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। अब बी कहता है आप मुझे पैसे दोगे, इससे बढ़िया आप इसको पैसे दे दो। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया ए और सी के बीच में। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 दोनों रिप्लेस हो गए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 से। समझ रहे हो मेरी बात? जो पैसे आप देते इसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में, जो पैसे बी देता ए को कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में, अब वो पैसे सी सीधे ए को दे देगा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में। कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट से ये वाला और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस हो गए। अगर नए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हो पुराने की जगह, उसे बोलते हैं नोवेशन। नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनफोर्सिएबल, पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज।
और एक बात ध्यान रखिए, क्या बी और सी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ए कहीं था? नहीं तो, लेकिन आज है नए कॉन्ट्रैक्ट में। क्या ए और बी वाले कॉन्ट्रैक्ट में सी कहीं था? नहीं, लेकिन आज तो है नए कॉन्ट्रैक्ट में। नए कॉन्ट्रैक्ट में नई पार्टी आ सकती है नोवेशन में। न्यू पार्टी कैन एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज बेसिकली सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन। जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। ठीक है बच्चे, ये है नोवेशन। दिस इज नोवेशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू। अच्छा सर, ऑल्ट्रेशन में क्या होता है जरा बताइए। कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, सिर्फ नियम शर्तें बदल देते हैं। अच्छा, पहले मेरा एग्रीमेंट था 120 घंटे बढ़ाने का महीने में, बाद में 140 घंटे हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, नियम शर्तें बदल गई। सर रेमुनरेशन बदल गई? हाँ हाँ, पहले रेमुनरेशन थी 125 रुपये, अब हो गई 150 रुपये। ठीक है, तो रेमुनरेशन भी बदल गई, तब 150 रुपये। हाँ ठीक है, तो बदल गई रेमुनरेशन, बिल्कुल बदल गई। ये हुआ है मॉडिफिकेशन। तो जैसे ही मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट चालू, पुराना अनऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऑल्ट्रेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तें बदलते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस, नोवेशन में नई पार्टी आ सकती है, ऑल्ट्रेशन में नई पार्टी नहीं आती। ऑल्ट्रेशन में नई पार्टी आ सकती है, इनोवेशन में नई पार्टी आ सकती है, ऑल्ट्रेशन में नई पार्टी नहीं आती। ठीक है सर, और बताइए। अगला है रिसीशन। सिंपल है, सिंपल सिंपल। क्या है सर? बताइए रिसीशन बताइए। जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे आप, या तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज म्यूचुअली कैंसिल करेंगी, अपनी इच्छा से म्यूचुअली मिल करके, नहीं करना यार पूरा खत्म करो, या एक पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। सर अकेली पार्टी कैंसिल कर देगी? क्यों नहीं करेगी? जब आप ब्रीच करोगे दूसरी पार्टी कैंसिल कर सकती है या वेट करेगी, जैसा भी है, लेकिन कैंसिल तो कर ही सकती है। राइट तो है ही उसके पास। आपने गुड्स देने थे 25 तारीख को शाम को 5 बजे, आपने नहीं दिए, दूसरी पार्टी कैंसिल कर देगी। अकेली पार्टी कैंसिल करती कब? दूसरी पार्टी ब्रीच करेगी तब। और दूसरा बताए क्या? व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री। एक पार्टी 2 केस में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकती है, सिंगल पार्टी 2 केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। पहला केस ब्रीच बाय द अदर पार्टी, दूसरा केस व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। ठीक है, और सुनिए चौथा, रिमीशन। मैंने आपको गुड्स बेचे 50,000 रुपए के, आपने मुझे पैसे नहीं दिए सर। बाद में कभी आप 3-4 महीने बाद मिले, मैंने कहा यार पैसे दे दो, आपने कहा जी 50 तो नहीं है, 30,000 रुपये पड़े, आप देख लो। मैंने कहा चलो दे दो, 30,000 ही दे दो। मिलने थे 50, 30 में ही मान गया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम 30 तो मिलेगा। या फिर मिलने थे 50 और बदले में आपके घर गया और आपकी बाइक ले आया, कुछ तो मिला। जो कंसिडरेशन मिलना है, अगर उससे कम कंसिडरेशन मिलेगा या उसके अलावा कुछ और कंसिडरेशन मिलेगा, ये है रिमीशन। दोनों ही केस में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना सर। 50 की जगह 30 ले आए, लेसर कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट तब भी खत्म हो रहा है। 50 की जगह उसकी बाइक ले आए, अदर कंसिडरेशन, तब भी खत्म हो रहा है। और कई बार ऐसा होगा, आप गए, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, कह रहे सर कुछ नहीं दे पाऊंगा। आप 1 रुपया लेकर नहीं आए उसके घर से, लेकिन तब भी अपनी उधारी छोड़ आए, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराए। ऐसा होता है कई बार। ठीक है ना। कह रहा है सर पंखे से लटक जाऊं, सोच रहा हूं। क्या कहते हो आप? आपके क्या विचार? कह रहे भैया मुझे जाने दे, 2-4-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकलने दे, तब लटकियो, खामखा मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, जो कंसिडरेशन मिलना था आप किसी कम में मान गए, जितना मिलना था किसी कम में मान गए, जो मिलना था किसी और में मान गया, किसी में हाँ कुछ नहीं मिला फिर भी मान गए, इसे बोलते हैं रिमीशन। और अगला होता है वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है पता है आपको? हर पार्टी के अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होते हैं सर, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होते हैं हर पार्टी के। अगर पार्टीज अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ही खत्म कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा सर। अगर पार्टीज अपने कॉन्ट्रेक्चुअल अधिकार खत्म कर रही हैं तो वेवर है। एक बात समझिए, अगर मेरे पास किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट नहीं तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं, आपके पास कोई राइट नहीं तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं।
जहां राइट ही नहीं वहां दूसरी पार्टी की ड्यूटी ही नहीं, और जहां ड्यूटी ही नहीं वहां कैसा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो वही है ना कि दोनों पार्टीज को एक चीज में बांध सके। अगर आप बांध ही नहीं सकते दो पार्टीज को, अगर राइट ड्यूटीज खत्म कर रहे हैं, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट और कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा अगर आपने राइट खत्म कर दिए तब। ठीक है, चलिए जी, ये हो गए म्यूचुअल एग्रीमेंट पे 5। कौन कौन से? नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसीशन, रिमिशन और वेवर। ठीक है, बढ़िया सर जी, बढ़िया बढ़िया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लैप्स ऑफ टाइम। मेरा आपने पढ़ा हुआ है। लैप्स ऑफ टाइम में याद करिए, टाइम बार्ड डेट के केस में 3 घंटे खत्म, 3 साल खत्म, उधारी का अधिकार खत्म लेने का। ये होता है लैप्स ऑफ टाइम, जब आप अपनी उधारी को 3 साल तक रिकवर कर सकते हैं। अगर 3 साल खत्म हो गए तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये होगा लैप्स ऑफ टाइम। और बताइए सर, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां पार्टी की डेथ पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। खत्म। एक पार्टी के इंसॉल्वेंट होने पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने आपको चेक दिया 5,000 का, आपने देखा थोड़ा सा स्पेस, आपने एक और जीरो जोड़ दिया। बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तों में कोई भी बड़ा बदलाव करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे बोलेंगे अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगला क्या है? मर्जर। मर्जर का मतलब क्या है सर? मर्जर का मतलब है अगर दो पार्टीज आपस में फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट करते हैं, बाद में ए ने वो फ्लैट खरीद लिया, तो अब सेल परचेज एग्रीमेंट हो जाएगा। रेंट एग्रीमेंट पे क्या ए के पास पूरे अधिकार होंगे? नहीं। लेकिन जैसे उस फ्लैट को खरीद लेगा उसके पास कंप्लीट राइट्स आ जाएंगे। कहीं ना कहीं रेंट एग्रीमेंट आपको इन्फीरियर राइट्स दे रहा है, इन्फीरियर, और कहीं ना कहीं सेल परचेज एग्रीमेंट आपको सुपीरियर राइट्स दे रहा है, सुपीरियर। अगर आप सुपीरियर राइट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन्फीरियर की जगह, तो यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनफोर्सिएबल और यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। रेंट एग्रीमेंट खत्म और यह खत्म, ये शुरू हो जाएगा आपका सेल परचेज एग्रीमेंट। इसे बोलते हैं मर्जर। मर्जर का मतलब पता है क्या होता है? क्या अगर आपने वो फ्लैट खरीद लिया तो क्या किराएदार के अधिकार खत्म हो जाएंगे आपके पास? जो एक किराएदार के पास होते हैं वो तो होंगे ही, कुछ और भी अधिकार मिल जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है सर, दिस इज मर्जर। वो एग्रीमेंट जिसमें कम अधिकार थे वो कहीं ना कहीं मर्ज हो गया उस एग्रीमेंट में जहां ज्यादा अधिकार हैं। तो कम अधिकार वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ज्यादा अधिकार वाला कॉन्ट्रैक्ट शुरू, यही है मर्जर। ठीक है बच्चे, चलिए। और कब होगा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज? अगला है ब्रीच। ब्रीच तो आपको पता ही है, वैसे भी अगला चैप्टर ब्रीच का ही है, ब्रीच ही पढ़ना है अगले में। ठीक है सर, मतलब ये हो गए कुल मिला के 5 पॉइंट। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ और ब्रीच। आखिरी कौन सा बचा है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट, इम्पॉसिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है ना जी? बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। 1 मिनट रुकिए जरा। सही बात सर। इसके बाद भी कुछ पढ़ा दोगे क्या? पढ़ा देंगे, आप बोलो। इम्पॉसिबिलिटी के साथ ब्रीच पढ़ा देंगे। ब्रीच की स्टार्टिंग, वो दोनों टॉपिक आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आगे का ब्रीच अगली क्लास में पढ़ेंगे। ब्रीच कंटिंजेंट कॉस्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सुनाओ, एक बात ध्यान रखिए, इम्पॉसिबिलिटी और ब्रीच में क्या फर्क है आपको पता है? ब्रीच में आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हो लेकिन करते नहीं। गुड्स आपके पास पड़े हैं लेकिन दे नहीं रहे हो जिसको एग्री किया था देने के लिए, ब्रीच है सर। इम्पॉसिबिलिटी में आपके पास गुड्स थे, जल गए, आपके गुड्स बाढ़ में बह गए, आप दे ही नहीं सकते। ब्रीच में आपके कंट्रोल में है कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी पूरा नहीं करते। इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, बाहर,
आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। एक बात दिमाग में छाप लेना, अगर आप ब्रीच करोगे अगली पार्टी आपसे डैमेज क्लेम करेगी, क्योंकि आपके कंट्रोल में था फिर भी परफॉर्म नहीं किया आपने। लेकिन इम्पॉसिबिलिटी में कभी भी दूसरी पार्टी डैमेज क्लेम नहीं कर सकती। कहीं पे छाप लो ये बात, एग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम डैमेज इन द केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी में एग्रीव पार्टी डैमेज क्लेम नहीं कर सकती। सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों में। अच्छा, हाँ जी सर, इम्पॉसिबिलिटी होती है दो तरह की, बताइए सर। दो तरह की, बड़ी सिंपल सी है सर। ड्रग्स बेचने खरीदने का एग्रीमेंट करेंगे, स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। मेरी एक कार पहले से डैमेज है, उसे बेचने खरीदने का एग्रीमेंट करेंगे, स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के बनाते वक्त लग रही है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। एग्रीमेंट होगा वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड, फॉर्मेशन से ही सर, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। लेकिन सर एक बात बताओ, मेरी कार सही थी, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको बेचूंगा, अगले हफ्ते सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले ही दिन कार के ऊपर हाथी चढ़ गया और कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में तो वैलिड था, लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो गया। इसे इनिशियल नहीं, इसे बोलेंगे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसे बोलेंगे सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी इंग्लैंड में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या कहते हैं बच्चे? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में वॉइड बनेगा। यहां तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, यहां वैलिड था, बाद में वॉइड बनेगा। इसके तीन नाम हैं सर, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? ये कब होगा? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले इम्पॉसिबल नहीं था, बाद में होगा। सर बताओ जरा रीजंस क्या होंगे इम्पॉसिबिलिटी के? रीजंस क्या होंगे? रीजंस बहुत सारे रीजन है सर, बहुत सारे। बताओ। सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रॉय हो जाना, कार डिस्ट्रॉय हो गई। लॉ का बदल जाना, लॉ का, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल से क्या बन जाएगा जरा बताओ? अनलॉफुल। आज क्रिप्टो करेंसी में सब डील कर रहे हैं, सरकार ने फिर बोला है कि इसे और उस बिल्कुल रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी कह रही हैं इस पे एक बार सरकार को फिर विचार करना चाहिए। कल को सरकार ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में बैन लगा दिया तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, चेंज ऑफ लॉ। आउटब्रेक ऑफ वॉर, एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में एलियन एनिमी बन गया। क्या बन गया बच्चे? एलियन एनिमी बन गया। ठीक है ना? और डेथ ऑफ पार्टी, सही बात है, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल, जैसी पार्टी की डेथ होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। और एक दो पॉइंट बताए थे, शायद आपको याद होगा। इमरजेंसी लेजिस्लेशन, याद करिए, इमरजेंसी लेजिस्लेशन, प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल दिया होगा प्याज, गेहूं का, दालों का। सरकार कोई अचानक से नियम लेकर आती है किसी एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस वगैरह रेगुलेट करने के लिए, क्वांटिटी को इंश्योर करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 2 कुंटल दाल किसी को दोगे, 2 दिन बाद सरकार का एक नोटिफिकेशन आ गया कि कोई भी दुकानदार 10 किलो से ऊपर दाल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा बेचने का, तो आपका 2 कुंटल वाला 200 किलो वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज, इमरजेंसी लेजिस्लेशन। एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखिए, नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा, एक केस बताया था किंग एडवर्ड वाला। नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स और सर्टेन इवेंट्स,
एक पर्सन ने किंग एडवर्ड की कोरोनेशन देखने के लिए, राज्याभिषेक देखने के लिए टीवी को लीज में लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं भाई इसकी जो कोरोनेशन प्रोसीडिंग है वो मैं किराया मतलब उसमें टीवी में देखूंगा। टीवी लीज में लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में राज्याभिषेक ही कैंसिल हो गया, तो टीवी वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। टीवी वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। इम्पॉसिबल सर, जब राज्याभिषेक है ही नहीं तो टीवी में क्या देखेगा? अपने आप को देखेगा क्या टीवी में बैठकर? 6 ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होता है, ध्यान रखिए। 6 ग्राउंड पे सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होगा तब, लॉ चेंज होगा तब, वॉर होगा तब, पार्टी की डेथ होगी तब, इमरजेंसी कोई कानून आएगा तब, और कोई चीज़ का नहीं होना तब। ठीक है, ठीक है सर। और ध्यान रखना, कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिसे इम्पॉसिबिलिटी का ग्राउंड नहीं मानेंगे, कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिसे इम्पॉसिबिलिटी का ग्राउंड नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर आपको सुनो, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा है, वादा किया था सीमेंट बेचोगे 320 रुपए पर बोरी अगले 6 महीने तक एक्स को, 2 महीने बाद सीमेंट का दाम बढ़ गया, आपको खुद को कॉस्टिंग 350 की आ रही है, तो क्या आप ये बोलोगे मेरा लिए कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया? नहीं सर, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लॉस टू वन पार्टी, इसे हम कई बार कहते हैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहलाएगी, दिस विल नॉट अमाउंट इम्पॉसिबिलिटी। आपको लॉस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा, वादा तो आपको निभाना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबिलिटी का फेयर ग्राउंड नहीं है। अच्छा, और बताइए सर, आपने ए से गुड्स लेने थे बी ने और गुड्स सी को देने थे, ए ने गुड्स नहीं दिए, तो बी ये नहीं कह सकते हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। भाई ए ने नहीं दिए ना, आप कहीं और से जुगाड़ करो, लेकिन गुड्स तो आपको देने पड़ेंगे। किसी थर्ड पार्टी के फेलियर को इम्पॉसिबिलिटी का ग्राउंड नहीं बना सकते आप। आपके नुकसान को इम्पॉसिबिलिटी का ग्राउंड नहीं बना सकते आप। आपके फैक्ट्री में हड़ताल थी, आप इस ग्राउंड पे ये नहीं बोलेंगे कस्टमर को कि मैं गुड्स नहीं बना पाया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। भाई हड़ताल थी, आपका हेडेक है, नहीं बना पाए, कहीं और से मंगवाओ, लेकिन गुड्स तो देने पड़ेंगे। और कोई ग्राउंड है सर? है ना? और कोई ग्राउंड है? क्या डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबिलिटी का ग्राउंड बोल सकते हैं? कि गुड्स पहुंचाने थे गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी में कलकत्ता से, आपने कहा रोड बहुत खराब है, बहुत बहुत दिक्कत है, ऐसा तो है कि दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। भाई रोड टूट जाए, ब्रिज टूट जाए, समझ में आता है, ये डिफिकल्टी क्या होती है? डिफिकल्टी कोई ग्राउंड नहीं है। अब वादा किया है गुवाहाटी तक का, तो पूरा तो करना पड़ेगा गुड्स पहुंचाने का। ठीक है, और आखिरी पॉइंट ध्यान रखिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के इम्पॉसिबल होने से पूरा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया था, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा मुझे नेस्कैफे दे दो, किटकैट दे दो और मैगी दे दो, कल आऊँगा, निकाल के रखना पूरा सामान, और अगले ही दिन सुबह मैगी पे बैन लग गया। तो मैगी पे बैन लगने का मतलब ये तो नहीं है कि नेस्कैफे और किटकैट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉसिबल होने से, किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक ऑब्जेक्ट के इम्पॉसिबल होने से पूरा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होता, ध्यान रखिए। अगर मैगी पे बैन लगा है तो किटकैट का और नेस्कैफे वाला कॉन्ट्रैक्ट तो चलेगा सर, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है ना? इसे बोलेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट मेक द होल कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। ठीक है जी, ये है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया सर, अभी तक हम निपटा चुके हैं दो टॉपिक, और डिस्चार्ज तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, डिस्चार्ज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सही बात। ये हो गया जी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका ये खत्म हो गया। बधाई हो आपको ढेरों, लड्डू पेड़े खाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस खत्म है, और क्या कहानी। ठीक। हम्म 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 हम्म। सर ब्रीच भी पढ़ाओगे क्या आज? पढ़ोगे बच्चों ब्रीच?
सर जी मजे आ रहे हैं जीवन के, आने ही चाहिए, जीवन के मजे आने ही चाहिए। बच्चा कह रहा है इतना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, अब तो खून में कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। आप लड्डू पेड़े दे दो, ठीक है, पक्का ना? शाश्वत के लिए लड्डू पेड़ा लेके बैठा हूं, आज पेड़ा खाएगा शाश्वत। ये डब्बा मुझे मिला कहीं पड़ा हुआ, मैंने बच्चों के लिए रखा है। हाँ, हमारे एक रिश्तेदार आए थे, वो अपने साथ कैरी करते थे, आज मुझे वो मिल ही गया। पेड़ा खाओगे ना? ये लो पेड़ा खाओ। टेंटन टेण, पतंजलि पाचक हींग पेड़ा, इसे खाइए और पेट के सारे रोग भगाइए। टेंटन टेण। अरे और किसको चाहिए पेड़ा ये बताओ? पेड़े तो मिल गए, लड्डू, लड्डू का इंतजाम करना पड़ेगा बस। भाई पेड़े मांग रहे थे आप? ओ अरे भाई भूल गया, आज तो सही कहा आपने, आज मैं भूल गया बच्चों, इसके लिए मुझे आप माफी दे दीजिए। बच्चा पार्टी हैप्पी 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 चिल्ड्रंस डे। आप तो प्यारे बच्चे हो, इस देश के जागते हुए चिराग हो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सबको। ठीक है, नहीं नहीं वैसा नहीं है, मैंने उनसे पूछा एक बार, उन्होंने कहा खाने में टेस्टी लगता है। मैंने कहा चलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। भगवान करे आप एक दिन अच्छे बच्चे बने और आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगे। यूनुस कह रहा है हम चिल्ड्रन नहीं रहे अब। हाँ हाँ समझ रहा हूं बेटा, चिल्ड्रन देने लायक बन गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सबको। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे, मुन्ने कैसे लिखेंगे? मुन्ने, बच्चे, ठीक। नन्हे मुन्ने बच्चों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक बधाइयां। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सेम टू यू, कह रहे आप भी तो चिल्ड्रन ही हो। हाँ मैं भी चिल्ड्रन हूं, सभी चिल्ड्रन, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। हैप्पी बच्चा दिवस, सुनने बहुत अजीब लग रहा है भैया। एयो सर के, सही बात। बच्चों अब आपको क्या करना है? आपका काम है कि अब आपको फाउंडेशन से जल्दी इंटर में पहुंचना है। ठीक है, मेरी ढेरों बधाइयां हैं आपको। माइनर जो भी है मेजर बन जाएंगे और मेजर बनते ही इंटर में पहुंच जाएंगे। मुन्ने, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? बच्चा कह रहा है मेरी मुट्ठी में है मार्कशीट फाउंडेशन की, मैं लगाऊंगा आग, मैं लाऊंगा क्रांति। आयुष को देखो जरा, बहुत ही दिमाग चला रहा है। इस आदमी का कुछ करना पड़ेगा। सर ये बताओ ब्रीच व्रीच पढ़ाओगे क्या? ना, ब्रीच आज पढ़ा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ाने के लिए अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर होनोलुलु जाना पड़ेगा अपन को। मतलब ब्रीच बचा, कंटिंजेंट कोर्स ही खत्म हो जाएगा। बढ़िया 1.5-2 घंटे का लेक्चर रखेंगे, जैसे आज रखा है 1.5 घंटे का। 1.5-2 घंटे में अपना ब्रीच व्रीच सब निपट जाएगा और इसी के साथ मजे आ जाएंगे जीवन के। सही बात है। तो फिर अब विदा लेते हैं 2-4 मिनट में। ठीक है ठीक है, बहुत ही दिमाग चला रहे हैं बच्चे आज। सही बात है बच्चों। हाउस टूर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं ये कह रहा था आपसे, ये तो हो गया खत्म। ये और बताइए सर क्या क्या किया आज? 9 से 10 एक क्लास पढ़ाई, 11 से अभी एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, 1:15 से फिर एक क्लास पढ़ाऊंगा। भाई साहब मेरे घर वाले कह रहे हैं लग रहा है सारा टेंशन इसी को हो गया है एग्जाम का। सही बता रहा हूं, एग्जाम होता है किसी का, हेडेक हमारा बढ़ जाता है। हाँ हाँ, आपको तो फाउंडेशन का एग्जाम देना है या सारे एग्जाम देने हैं? फाउंडेशन से फाइनल तक।
सर हाउस कार ऑफिस सारे टूर करा दो। सर आई डोंट हैव मैथ्स, आई एम वीक इन 12th, विल आई बिकम सीए, इट्स माय पैशन। बिल्कुल, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी मैथ्स। ठीक है, वीक तक था जब तक आप वीक मान रहे हैं। एक दिन सामने मिल जाए, खूब पीटना, अपने आप निकल जाएगी सारी वीकनेस मैथ्स की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सर फेस टू फेस, हाँ करना ही होगा। अंकित कुमार जी मुस्कुरा रहे हैं, सही बात। शाश्वत जी भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक बात। सुमित जी हंस रहे हैं। सर मैंने बुक का ऑर्डर व्हाट्सएप पे किया और पेमेंट जीपे से किया था। मैंने अमित भैया को मैसेज भी किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। आज ही आपके मैं बिल्कुल रिजॉल्व कराता हूँ। नहीं होगा तो मैं एक लड़का भेजूंगा दिल्ली से कर्नाटका बुक लेकर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बिल्कुल डिलीवरी देने जाएगा आपको, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखते हैं, ज्योति जल्द ही सूचित किया जाएगा। सही बात। सर मेरी बुक आ गई, बधाई हो बधाई। जल्दी से अगरबत्ती लगा दो, दो समोसे नहीं, समोसे नहीं, लड्डू, पेड़े तो नहीं, अब लड्डू ही रखना। 2 लड्डू रख के पूजा कर लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। अगरबत्ती जरूर लगा देना। सर 15 दिन के अंदर अगर लैपटॉप को वापस कर दे दुकान वाले को तो पूरा पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, 1 रुपये नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड बेच दो। आओ बोलो, ऑक्शन कराऊंगा यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल। सुमित भाई का लैपटॉप बोली शुरू होती है 5 रुपए से। बच्चों लगाओ बोली। बिल्कुल अंकित भाई, 5 रुपए से बोली शुरू होती है लैपटॉप। जल्दी बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5.5, 6, 7 काफी। अंकित को डिस्क्वालीफाई कर दो, 1 रुपये बोली लगा रहा है। 7 रुपये, 7.5, 10। भाई साहब नयना ने 20 रुपये बोली लगाई है, 20 रुपये गई है बोली। ठीक है बच्चों, मैं बताना भूल गया था, ये 1000 की बात कर रहा हूं, ठीक है। वीर ने लगाई है 50,000 की बोली। चलो 50,000 एक, 51,000 लगा दिया ऋषभ ने। बेटा ऋषभ लेने पड़ेंगे गुड्स। उज्जवल कह रहा है 1,05,000, 1,05,000। लैपटॉप वाला भाग गया भाई साहब, लैपटॉप वाला नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहे हैं यहां। सुमित बेटा कहां चले गए? अरे लैपटॉप तो आपको ही बेचना है। कह रहा है निकल लो यार, सही में बेच देंगे, पता चला। सर हैं 50 मिलियन, 150 रुपये देगा। सही बात। 1,05,000 में डन कर दें? 1 लाख में मेरे 2 लैपटॉप ले लो। वेरी फनी। बच्चों मेरा लैपटॉप लेगा कोई? स्पेशल लैपटॉप है, इसकी बोली तो शुरू कर दो। ये देखो, ये लैपटॉप है एकदम मस्त वाला, स्क्रीन भी ऐसे नीचे और ऊपर हो जाती है, इतना मस्त लैपटॉप है। कंपेटेबल है, कभी भी जेब में रखो और निकल लो इसे। ठीक है बताइए, बोली शुरू करिए फटाफट से। बस 2 मिनट की बोली और है और क्लास और, फिर मैं निकल लूंगा यहां से। कितने में? 150 रुपये, 5 रुपये। ठीक है भी, ये वाला फोन भी है मेरा। आप आईफोन चलाते हो कि मेरे पास है, हाँ, आर फोन। अनस बेटा 15,000 में सही में बेच दूंगा, ध्यान रखना। और जब इनसे बच्चों से क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चे मुंह सिल गया है हमारा, सांप सूंघ गया है हमें, हम नहीं देंगे आंसर। और आज देखो जब बोली लगा रहा हूं तो कूद कूद के उचक उचक के जा रहे हैं यहां से वहां। ऐसे नालायक बच्चे भगवान किसी को ना दे। नन्हे मुन्ने जरूर है लेकिन हैं अप्पू खोटे।
नन्हे मुन्ने हैं लेकिन हैं ये अप्पू खोटे। चलिए जी, आज्ञा दीजिए कि निकल सके यहां से। आपसे मुलाकात होगी शीघ्र ही। लिख देता हूं पहले तो कि कक्षा खत्म हो चुकी है, वरना कुछ बच्चे आएंगे टेंशन में। हेलो सर, हाय सर, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे सर? सर रिप्लाई दे दो ना सर। कक्षा समाप्त हो चुकी है। ओहो, बड़ी ई आएगा छोटी ई आएगा? बड़ी ई आएगा। ठीक है, हो चुकी है। द क्लास इज ओवर। बच्चे कह रहे नीचे लिख दो गेट लॉस्ट। भाई नोटिस भेज देगा मुझे एकेडमी वाले। ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? भाई साहब मूवी सीधा नहीं बन रहा आज तो। चलो भाई, जीवन के मजे लो। ठीक है, वाह क्या आर्ट है, पिकासो। चलो जी, बाय बाय जी, टेक केयर जी। लड्डू पेड़े खाओ बैठ के, आराम फरमाओ, पढ़ाई लिखाई करते रहो, आवारागर्दी में कमी कर दो। बाय बाय। मस्त रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ जी, खाते पीते रहिए, खाते खाते रहिए। ठीक है जी।